हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त विपुल और स्वागत करता हूँ एक नया बेहतरीन जॉब अपडेट में। ये जो जॉब अपडेट है बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ये वैकेंसी जो लाया गया है CGL के पोस्ट पे ये वैकेंसी है। CGL 4 के नाम से जो हम लोग जानते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे जानते हैं CGL के लिए वैकेंसी है। जैसे कि आप सभी को मालूम है बिहार में भी चुनाव है, तो चुनाव में वैकेंसी का बाहर भी है, जो कि आपके लिए बेनिफिट है, स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। तो जितना चुनाव हो उतना हम लोग के लिए बेनिफिट है। तो चलिए यहाँ पे हम डिटेल वाइज यहाँ पे जानेंगे एक एक नोटिफिकेशन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, जो आपका डाउट है उसे हम इस वीडियो में क्लियर करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के हुए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे विज्ञापन संख्या जो है 05/2025 यहाँ पे विज्ञापन संख्या ये है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का हम बात करें, डेट जो है, ये फॉर्म जो अभी अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँ तो ये 18/8 से ये फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा और इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 17/9/2025 रहेगा। आपको ये पूरा क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर हम नीचे आते हैं, ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा, ये ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई होगा, जो कि बेसिक चीज़ है। उसके बाद ये अप्लाई कहाँ से होगा, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाके हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। जब ये फॉर्म अप्लाई होगा हम लोग एक वीडियो लाएंगे प्रॉपर, उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे। अब अगर हम नीचे बात करेंगे तो देखेंगे अधियाचिक विभाग द्वारा प्राप्त कराए गए वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता के विवरण है। तो यहाँ पे हम लोग क्वालिफिकेशन, वेतनमान मतलब सैलरी और पद, कौन कौन से पद पे ये वैकेंसी है वो बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पद देखते हैं, मतलब पोस्ट कौन सा है। तो पोस्ट जो है, बहुत सारा पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है, तो हम लोग बिना कुछ देर के हुए बात करेंगे। देखिए सहायक प्रशासक पदाधिकारी के पोस्ट पे, जो कि असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं, तो इनके लिए वेतनमान जो रहेगा वो लेवल 7 का जॉब रहेगा, जो कि शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए आपके पास, जो कि किसके लिए, असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के लिए, ठीक है। अब अगर हम नीचे आते हैं, तकनीकी योग्यता इसमें कुछ नहीं मांगा गया है, तो ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे योजना सहायक के लिए पोस्ट जो है, इसमें हम योजना सहायक को हम लोग बोलते हैं प्लानिंग असिस्टेंट, ठीक है। वेतनमान जो रहेगा वो लेवल 7 का रहेगा इसमें भी, और इसमें भी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन सिर्फ होना चाहिए, जो कि इसमें तकनीकी योग्यता जो है कुछ मांगा नहीं गया है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, देखिए गणित सांख्यिक सहायक जो हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट, उसमें वेतनमान जो रहेगा आपका लेवल 7 का रहेगा। इसमें अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन का, जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित अथवा अर्थशास्त्र अथवा वाणिज्य अथवा सांख्यिक विषय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो इसमें एक जो कंडीशन लगा दिया है, ये कंडीशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन इसमें तकनीकी योग्यता कुछ मांगा नहीं गया है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब अगर हम नीचे आते हैं, देखिए एक पोस्ट है डाटा एंट्री ग्रेड C लेवल पे, जो कि डाटा एंट्री का पोस्ट क्या है, कैसे, कितना नंबर ऑफ वैकेंसी आया है, ये भी हम लोग नीचे बताएंगे। अब वेतन स्तर मतलब पे स्केल का बात करें, तो पे स्केल जो है लेवल 6 का ये यहाँ पे रखा गया है। अब अगर हम क्वालिफिकेशन का इसका बात करें, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए, स्नातक के साथ, अब देखिए यहाँ पे एक और टर्म एंड कंडीशन है, स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से PGDCA अथवा BCA BSc IT या समक्ष होना चाहिए आपके पास। तो ये क्वालिफिकेशन आपके पास चाहिए। अगर हम नीचे आए फिर, तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या मांगा गया है, यही तकनीकी योग्यता मैंने आपको बताया, वो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर में मांगा गया है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगर हम दूसरा पोस्ट देखें यहाँ पे, तो ये जो पोस्ट है ऑडिटर और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए तरफ से जो वैकेंसी है ऑडिटर के पोस्ट पे, उस पर हम देखें वेतन लेवल जो रखा गया है 5 का, स्तर जो है वेतन लेवल का वो 5 का है। अब अगर हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन का, तो वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिक अथवा गणित में किसी एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना चाहिए, जो कि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिक अथवा गणित में से किसी से एक विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अब अगर हम नीचे बात करेंगे, देखिए तो ये
अंकेक्षक सहयोग समिति सहकारिता विभाग की तरफ से ये जो डिपार्टमेंट है उसमें ऑडिटर के ही पोस्ट पे, ऑडिटर ही बोलते हैं इस पोस्ट को, वेतन स्तर वही सेम 5 रखा गया। लेकिन देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण स्नातक गणित के साथ अथवा वाणिज्य के साथ होना चाहिए, यहाँ पे आपसे मांगा गया है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं, अधियाचिक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई रिक्तियां की कोटि बार, मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जो किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, 35% जो है महिलाओं के लिए यहाँ पे आरक्षित है, रिजर्व है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब अगर हम नीचे आते हैं तो देखते हैं असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के पोस्ट के लिए जनरल के लिए 572 यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे 200 रखा गया है। अनुसूचित जाति 102 रखा गया है, जो कि टोटल हो जा रहा है यहाँ पे 1064 यहाँ पे हो जा रहा है। ठीक है, अब अगर हम नीचे आते हैं और देखते हैं, ये कैटेगरी वाइज है, ये आप देख सकते हो, नोटिफिकेशन हम लोग डाल देंगे तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अच्छा खासा पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है, ये आपके लिए मैं एक बता देता हूँ, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा पोस्ट यहाँ पे और बहुत ही अच्छा लेवल पे ये जॉब है। ये आपको विदाउट एनी डाउट अगर आपके पास तैयारी है तो आप अप्लाई कीजिए। ठीक है, अब अगर हम नीचे आते हैं तो देखते हैं बेंचमार्क वगैरह दिव्यांगजन के लिए यहाँ पे जो दिया गया है वो टर्म एंड कंडीशन है। ये लोग इतना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर सिर्फ बात करेंगे। अब देखिए उम्र सीमा, एज लिमिट का बात करेंगे तो एज लिमिट अगर हम देखें तो अभ्यर्थी के उम्र सीमा की गणना दिनांक 1/8/2025 मतलब 1 अगस्त 2008 से किया जाएगा, आधार पर की जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। अब देखिए, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2022 को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा धारित करते हो एवं उक्त तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हो, वो भी उम्र सीमा के आधार पर समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 212 दिनांक 23/1/2006 के आलोक में इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। ये उनके लिए हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए पात्र हुए। ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। देखिए, अब कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग वर्तमान में समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 294 दिनांक 7/1/2016 के अनुसार उम्र सीमा यहाँ पे दिया गया है। देखिए, उम्र सीमा जो एज लिमिट है, ये मैं आपको एकदम डाउट क्लियर कर रहा हूँ। उम्र सीमा जो है 21 वर्ष यहाँ पे रखा गया है, जो कि दिनांक 1/8/2025 तक अगर आपका 21 साल पूर्ण रहा है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, अप्लीकेबल हो, अब बेझिझक अप्लाई कर सकते हो। अब अगर हम नीचे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे जो रिजर्वेशन का जो हम लोग की तरफ मतलब ये जो दिया गया है वो हम लोग देखेंगे। तो अनारक्षित वर्ग के लिए, पुरुष के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 37 वर्ग तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला के लिए तो 40 वर्ग तक आप अप्लाई कर सकते हो। अनारक्षित महिला के लिए जो है अनरिजर्व जो महिला हैं उनके लिए 40 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 10 वर्ष का जो छूट मिलता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे रिजर्वेशन का आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया मैंने। अब अगर हम नीचे चलेंगे वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो नीचे जाएंगे और उसके बाद देखते हैं। चलिए एक सेकंड, हाँ देखिए, अब अगर हम यहाँ पे आते हैं परीक्षा की प्राकृतिक कैसी रहेगी, परीक्षा एग्ज़ाम पैटर्न जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है वो हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है परीक्षा की प्राकृतिक, तो ये जो एग्ज़ाम होगा आपका कैसे होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे है। अब अगर हम देखें तो ये एक टर्म एंड कंडीशन हर एक बीएससी के तरफ से जो वैकेंसी आता है उसमें दिया जाता है। जो 40,000 फॉर्म जो अगर से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक मतलब प्री परीक्षा आयोजित की जाती है, ये हर एक में टर्म एंड कंडीशन चेप दिया जाता है, लगा दिया जाता है। चलिए अब अगर हम देखते हैं, देखिए अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। ये इनका एक टर्म एंड कंडीशन है जो हर एक फॉर्म में लगा देना है। चलिए अब आगे देखते हैं।
प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू प्रकृति की होगी, मतलब आप बेझिझक रहें, एमसीक्यू एग्जाम आपका होने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटि बार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा, मतलब 5 गुना आपको सिलेक्ट किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब ये भी क्लियर आपका हो गया। अगर प्रारंभिक मतलब प्री के बाद आपका मेंस होना ही है। चलिए, मुख्य परीक्षा हेतु अलग विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, चेप दिया गया है ये भी। चलिए, मुख्य परीक्षा जो आपका होगा वो आपको अलग से एक एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन लाया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा। चलिए, अब आगे हम आते हैं। समान अंक प्राप्त करने वाले जन्मतिथि, ये आपको मालूम होगा, जन्मतिथि के आधार पर चयन होता है, ये सभी को मालूम है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें पाठ्यक्रम सिलेबस की बात करते हैं, परीक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम क्या रखा गया है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, प्री का जो परीक्षा होगा, प्रारंभिक परीक्षा जो होगा, एक पत्र समान ज्ञान का होगा। बस इतना दिमाग में आप डाल लीजिए, बस आपका एक पत्र होगा, प्रश्न जो आपका मतलब एग्जाम वो होगा, एक ही पत्र का होगा, एक ही क्वेश्चन का, एक ही पेपर का होगा, सामान्य ज्ञान का होगा, जिसके निम्नलिखित विषय ये होंगे। अब देखिए, सामान्य ज्ञान में कौन कौन सा आएगा, चैप्टर वाइज क्या आएगा। देखिए, अब समान अध्ययन आएगा, ठीक है, समान विज्ञान एवं गणित आएगा। अब मानसिक क्षमता जांच करने के लिए कम्प्रीहेंशन आएगा, लॉजिक आएगा, रीजनिंग आएगा, मेंटल एबिलिटी भी आएगा। तो ये आपका लॉजिक मतलब मानसिक क्षमता, मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो हम बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे जांचने के लिए आएगा। अब अगर हम बात करेंगे कुल प्रश्नों की संख्या क्या रहने वाली है, तो कुल प्रश्न जो संख्या रहेगा वो कितना रहेगा, 150 रहेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कितने मार्क का होगा वो भी हम बात कर लेंगे। तो ये एक क्वेश्चन 4 मार्क के रहेगा, ठीक है। अब कटौती निगेटिव मार्किंग भी तो होता है। चलिए, निगेटिव मार्किंग क्या है, 1 अंक का कटौती किया जाएगा किस पे, एक गलत उत्तर पे 1 अंक आपको काट लिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा की अवधि, अब टाइम तो बहुत मैंडेटरी है, टाइम मैनेजमेंट भी तो करना पड़ेगा। चलिए, परीक्षा की अवधि जो रहेगा 2 घंटा 15 मिनट यहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको क्वेश्चन पत्र मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम मान ले यहाँ पे तो नीचे जाएंगे और कुछ अन्य चीज़ देखेंगे। अब परीक्षा पुस्तक सहित ली जाएगी। अब देखिए, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। आलोक में प्रारंभिक पुस्तक सहित ली जाएगी। अभ्यर्थी अपने साथ 3 पुस्तक अर्थात प्रत्येक खंड के लिए 1 पुस्तक ले जा सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है, देख लीजिए। देखिए, जो अभ्यर्थी स्टूडेंट रहेंगे अपने साथ 3 पुस्तक 3 बुक ले जा सकते हैं। वो बुक जो है प्रत्येक खंड के लिए 1 पुस्तक ले जा सकते हैं। आपका जो सिलेबस था, एग्जाम पैटर्न था, उसमें 3 चीज़ आपको दिया गया था। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ दिया गया है, सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान एंड गणित एंड मानसिक क्षमता एंड जांच, ये 3 चीज़ है। अब 3 चीज़ में आपको 3 बुक में मतलब 3 चीज़ में आप एक बुक तीनों चीज़ का ले जा सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपका। जैसे समान अध्ययन खंडन का ले जा सकते हैं, इसका गणित एवं खंडन तथा जो भी है आपका उसके समान विज्ञान खंडन का ले जा सकते हैं। तो ये 3 बुक आप ले जा सकते हैं, वो आपको मेंशन कर एक सेपरेट, जैसे समान विज्ञान है ना यहाँ पे, सॉरी समान अध्ययन है तो इसका 1 बुक ले जा सकते हैं, ऐसे ही ले जा सकते हैं। चलिए, अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, पुस्तकों में एनसीईआरटी, बीएसबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट बुक ही मान्य होंगे। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे दे दिया गया है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप चाहोगे किसी का क्वेश्चन बैंक ले जाऊँ, कोई संस्थान का कोई बुक लेके चला जाऊँ, ये मान्य नहीं होगा। सिर्फ एनसीईआरटी, बीएसईबी, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड के टेक्स्ट ही बुक मान्य होंगे। बोर्ड के कोई जो मतलब प्राइवेट हैं उनका मान्य नहीं होगा। बेसिकली कोई जो कोचिंग वगैरह चला रहे हैं उनका अपना क्वेश्चन बैंक आ रहा है, वो सब वगैरह वगैरह मान्य नहीं होगा। क्लियर मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं सिलेबस, किसका सिलेबस, अब देखिए सिलेबस जो होगा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से है। अब देखिए, आप तो सामान्य अध्ययन समझ गए। अब सामान्य अध्ययन में क्या पढ़ा है, मतलब आपको क्वेश्चन आएगा वो तो हम लोग देखना पड़ेगा। अब देखिए, सामान्य अध्ययन में इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की समान जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटना, दिन प्रतिदिन की घटना के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधित ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। ये मतलब
आसपास का जितना भी नॉलेजेबल चीज़ सब है, सामान्य अध्ययन में क्या होता है, यही सब होता है। वातावरण पे क्वेश्चन आ जाएगा, समान जानकारी पे क्वेश्चन आ जाएगा, यही सब चीज़, समाज से कुछ क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें बिहार, भारत और इससे पड़ोसी देशों के संबंध में भी विशेष रूप से प्रश्न पूछा जा सकता है। मतलब बिहार रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा ज़्यादा यहीं से, जैसे बिहार से कोई सटा जिला है, जैसे सॉरी स्टेट है, उससे भी कोई मतलब कंट्री है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, स्टेट भी है और कंट्री भी है, तो जो भी सटा हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए समसामयिक विषय। समसामयिक विषय में क्या है, वैज्ञानिक, उसके प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जो बेसिक रहता है हर एक एग्जाम में वही यहाँ पे भी रखा गया है। अब अगर हम बात करें भारत और उसके पड़ोसी देश, ये मैंने आपको बताया, इसके लिए भी हम लोग बात करते हैं। अब चलिए यहाँ पे क्या दिया है, पड़ोसी देशों का इतिहास, हाँ, उसके भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संस्थानों की प्रमुख विशेषता, भारत का विधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजधानी प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान से भी क्वेश्चन आएगा आपको। चलिए अब आगे बताते हैं। खंड ख समान विज्ञान एवं गणित का जो सिलेबस है उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिए इसमें समानतः मैट्रिक स्तर के निम्न प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये मेंशन किया गया है भाई। अब देखिए इसमें क्या पूछा जाएगा, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, सॉरी एक सेकंड, इसको क्या हो गया, हाँ देखिए तो यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो गणित में क्या पूछा जाएगा, संख्या पद्धति पूछा जाएगा, उसके बाद पूर्ण संख्याओं का अभिकलन पूछा जाएगा, दशमलव भिन्न संख्याओं का बीच का परस्पर। तो यहाँ पे 10th और 12th का अगर आप ये दोनों आपका बेसिक मतलब स्ट्रांग है, अच्छा खासा पढ़े हुए हो तो ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 10th लेवल पे ये क्वेश्चन आएगा, ये दोनों सेक्शन से। ऊपर का सेक्शन मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। अब देखिए खंड मानसिक क्षमता जांच, मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसमें घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सादृश्य, समानता एवं विभिन्नता के स्थान, कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, स्मृति, विभेदन, अवलोकन, संबंध, अवधारण, अंक गणित, तर्क शक्ति, अंक गणित, संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट संख्या का प्रश्न जो कि रीजनिंग से आता है वो आप देख सकते हो। उसके देखिए मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे। मुख्य परीक्षा पेपर 1 पेपर 2 यहाँ पे जो हम लोग बोले हैं वो होगा। अब देखिए हिंदी जो 30% या 30% अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकन एवेल्युएट किया जाएगा। मतलब आपको हिंदी क्वालिफाइंग है, उसमें 30% आपको लाना ही लाना है, उसके बिना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। अब मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय मतलब ये विषय शामिल है। मुख्य पत्र मतलब एक तो आपका हिंदी होगा और दूसरा विषय क्या होगा अब हम बात करेंगे। देखिए सामान्य अध्ययन होगा, समान विज्ञान होगा और उसके बाद क्या होगा, वही रीजनिंग होगा, जो कि मेंटल एबिलिटी, लॉजिक, रीजनिंग, कम्प्रीहेंशन, मानसिक क्षमता जांच जिसे हम बोलते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं क्वालिफाइंग मार्क क्या रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अनारक्षित वर्ग के लिए 40%। ये एक बस वैसे ही दे दिया जाता है, एक हर एक एग्जाम में हर एक नोटिफिकेशन में ये दिया रहता है जो इतना प्रतिशत आपको लाना है, नहीं तो आउट हो जाओगे, मेरिट नहीं बनेगा, आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करोगे। इससे ज़्यादा ही हाईएस्ट मेरिट लिस्ट मतलब कट ऑफ जो जाता है इससे ज़्यादा ही जाता है 40% से, तो ये सब उतना देखने की चीज़ नहीं है, तो हम लोग नीचे चलेंगे। अब देखिए परीक्षा शुल्क, आप तो पेमेंट कीजिएगा तभी तो फॉर्म भरिएगा, वो तो बात कर लेते हैं। अब देखिए परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, ठीक है। समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया लगेगा। स्पेशल कैटेगरी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, अच्छा ये लोग बिहार के अस्थायी निवासी नहीं है, समान वर्ग पिछड़ा वर्ग वाले, चलिए 135 रुपये यहाँ पे लगेगा। अब अगर हम आते हैं सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के समान के लिए कितना, 135 रुपया। अब नीचे आते हैं सभी श्रेणी की महिलाएं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासियों के लिए कितना, 135 रुपये लगेगा। अब अगर हम नीचे आते हैं बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों
पुरुष महिला हेतु 540 रुपया, मतलब अदर स्टेट का वैसे भी जनरल हो जाता है कैटेगरी, तो ये हम सभी को मालूम है। लेकिन अगर ये अपने स्टेट का ये लोग हैं, समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो फिर यहाँ पे 540 इनसे भी लिया जाएगा, अदर स्टेट वाले से भी 540 लिया जाएगा। तो ये टॉपिक हम लोग छोड़ते हैं, बस ऐसे ही एक बात बोल दिए। चलिए अब देखिए, इसका जो ऑनलाइन पेमेंट लिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के थ्रू आपसे लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट होगा, जो कि 18/8 से ये फॉर्म अप्लाई होगा। 17/9 तक इसका टाइम है, टाइम लिमिट। इससे पहले ही आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, बेटर यही रहेगा, क्योंकि बिहार है, बिहार में कुछ भी हो सकता है, सर्वर डाउन कुछ भी हो सकता है, वेबसाइट क्रैश कुछ भी हो सकता है। चलिए, आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण के प्रयोजन के लिए अस्थायी निवासी अनुमान होगा। उक्त आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों को अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चलिए, ये सब एक कंडीशन वगैरह, गाइडलाइन वगैरह जो दिया जाता है वो है। चलिए, अब अगर हम नीचे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर होगा तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, वरना हम लोग इसको स्किप करेंगे। तो ये जो कैसा महत्वपूर्ण निर्देश, गाइडलाइन वगैरह जो दिया गया है, किसी प्रकार की पैरवी करने, ये सब बकवास चीज़ें हैं। चलिए, अब अगर हम नीचे आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, रजिस्ट्रेशन, तो ये सब जब अप्लाई होगा तब हम लोग को हाउ टू अप्लाई वगैरह वगैरह दिया गया हुआ है। तो ये सब फालतू चीज़ें देखने का कोई चीज़ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग बात करते हैं बस। चलिए, ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ तिथि, स्टार्टिंग डेट मैंने आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया, 18/8 से अप्लाई होगा, अभी टाइम है आपके पास। परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 17/9 है, और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 19/9/2025 है। तो पहले पेमेंट आपसे लिया जाएगा, फिर आप आराम से फॉर्म भरते रहिए 19/9/2025 तक, ये सारा कुछ दे दिया गया है। तो ये पूरा डिटेल हम लोग कवर कर चुके हैं इस वीडियो में, एक एक पॉइंट, अंतिम तिथि वगैरह वगैरह हम सब लोग, घोषणा वगैरह ये सब है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पूरा वीडियो एक एक पॉइंट पे हम लोग बात किए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, टेलीग्राम है, आप वहाँ पे जब भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। अगर आप चाहते हैं इस पर अगर मैं वीडियो बनाऊँ बुक लिस्ट के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, टेलीग्राम पर जुड़े, वहाँ पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो ज़रूर एक बार मुझे फीडबैक दें, और ये वीडियो कैसा लगा इस पर ज़रूर एक बार फीडबैक दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आगे ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।